अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है फॉल ऑफ ढाका 16 दिसंबर फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान टू बांग्लादेश, सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल। तो भाई साहब, एक बहुत ही कड़वा सच जो हुआ था, हमारा जो बांग्लादेश टूटा हमसे, तो उसके पीछे क्या रीज़न थी, उसके पीछे आर्मी का कसूर था या पॉलिटिशियंस का। सैयद मुजम्मिल की वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हिस्ट्री के रिलेटेड हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत पढ़ाई जाती हैं। बिल्कुल। तो आज बहुत सारी चीज़ें सामने भी आएंगे। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं जी? 1 2 3 स्टार्ट। तो आज है 16 दिसंबर 2022 और वो पाकिस्तान जिसके बारे में हम आज तक सुनते हैं कि वो ताक़यामत रहने के लिए बना है, वो 16 दिसंबर 1971 को 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। और अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो वो इतनी ज़्यादा हैं कि शायद वो घंटों कहानी सुनाऊँ तो ख़त्म ना हो, इसीलिए बहुत से फैक्ट्स नहीं नरेट किया जाएंगे इस वीडियो में। उसका मतलब ये नहीं कि उनको अवॉइड किया जा रहा है, मतलब ये कि एक शॉर्ट समरी में इतना ही पॉसिबल है। तो अगर देखा जाए तो मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान की तहरीक के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी। इनफैक्ट मुस्लिम लीग की बुनियाद वहाँ पड़ी थी। और 1947 को जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरता है तो आप ये देखते हैं कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान 1000 मील का फासला है, यानी कि पहले दिन से एक अननेचुरल स्टेट जिसकी कोई बॉर्डर ही नहीं मिलती आपस में। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वजह उसकी अलहदगी की, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक अननेचुरल स्टेट है जिसका एक इकाई बहुत दूर है और दूसरी जानिब है। तो देखा जाए तो जना साहब की अपनी पॉलिसी से इसका आगाज़ होता है, क्योंकि 1948 21 मार्च को जना साहब ढाका में अंग्रेज़ी में ख़िताब करते हुए ये फरमाते हैं कि द स्टेट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी उर्दू एंड नो अदर लैंग्वेज, कैटेगोरिकली डिनाइज द इंक्लूजन ऑफ बंगाली एज अ नेशनल लैंग्वेज। अब बात ये थी कि बंगाल उस टाइम का बड़ा नेशनलिस्टिक था और उनकी एक पूरी तवील तारीख़ थी, अपना कल्चर, अपनी तहज़ीब थी, अपनी ज़बान थी। तो पाकिस्तान के फाउंडर ने ढाका जाके, क्योंकि उनको उर्दू अच्छी नहीं आती थी, तो उन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहा कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान होगी, जिससे उसी दौरान जो जलसा-ए-आम में अवाम खड़े हुए थे वहीं पे उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। तो ये जो गम गुस्सा था बंगाली अवाम का वो बढ़ता गया और 1952 में वहाँ पर जो दंगे फसाद थे उसका आगाज़ हो गया, राइट्स शुरू हो गए और इसको लैंग्वेज राइटिंग भी कहते हैं। और इसी की तहरीक से अवामी मुस्लिम लीग इमर्ज करती है, जो कि बाद में 1955 में अवामी लीग के नाम से मशहूर हुई और उसका नाम बदला गया। तो बात यह है कि आप अगर देखें तो ये अवामी लीग जो कि बाद में बांग्लादेश की सेपरेशन की वजह बनती है और मूवमेंट चलाती है, शेख मुजीब जिसको हेड करता है, इसकी बुनियाद कहाँ है? कौमी ज़बान के मसले पे। तो पहला सवाल तो आप ये पूछें ना कि आपको किसने कहा था कि आप जाकर यूनिलैटरली आप एक ऐलान फरमा दें और उसमें किसी को इंक्लूड ना करें, नेशनल लैंग्वेज का सवाल खड़ा ही ना करते। 1956 तक अगर आपने आइन नहीं बनाया तो 1956 तक आप ये भी ना बताते कि कौमी ज़ुबान कौन सी है, ताकि एक इकाई आपकी इस तरह से बाग़ियाना रवैये की तरफ ना जाती। लेकिन पता नहीं किस जो है वो सेंस ने प्रिवेल किया और ऐसा ऐलान करवाया गया या किया गया, जिससे शुरू से ही नफ़रत के बीज जो थे वो बो दिए गए वेस्ट पाकिस्तान के लिए। मोहम्मद अली बोगरा जो कि उस वक्त के पाकिस्तान के रहनुमा थे, तो उन्होंने 1954 में 1 यूनिट की तश्कील का आगाज़ किया, 55 में ये इम्प्लीमेंट हो गया। तो अब देखा पाकिस्तान यानी कि वेस्ट पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ये था कि अगर ईस्ट की हम बात करें तो वो पॉपुलेशन में हमसे ज़्यादा है, यानी कि वो अक्सरियत है, वो मेजॉरिटी है, 51-52% है। तो उनको काउंटर करने के लिए हम अगर इलेक्शंस भी करवाते हैं, कोई स्टेट क्राफ्ट तश्कील देते हैं, तो हम तो आउट नंबर्ड हो जाएंगे। हमारी पॉपुलेशन कम है और वो बहुत बड़ी इकाई है, बहुत बड़ा सूबा है, तो बाकी सूबे जो हैं वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो चूँकि एक बंगाली मेजॉरिटी को कैंसिल आउट करना था, उसके इफेक्ट को कैंसिल करना था, तो आपने सारे वेस्ट को एक यूनिट बना दिया और आपने कहा कि पाकिस्तान के जितने भी वेस्टर्न सूबे हैं उसकी एक इकाई तश्कील दो और ईस्ट और वेस्ट ताकि बराबर हो जाएं, ताकि स्टेट क्राफ्ट को रन करने में आसानी हो, जिसके अंदर आपका खौफ छुपा हुआ था कि कहीं बंगाली आके आपको लीड ना करना शुरू हो जाए, बिकॉज यू आर द सुपीरियर रेस। तो 1 यूनिट की पहली गलती 1955 में होती है, जिसके बाद अयूब साहब टेक ओवर करते हैं और सदारती निज़ाम का आगाज़ हो जाता है। और वही सदारती निज़ाम जिसके बाद में 1956 में कोशिश भी होती है कि दोबारा से बंगाली और उर्दू को कौमी ज़ुबान बना दिया जाए, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है।
तो जो तहरीक है वो चलती रहती है और सदारती निज़ाम के आने के बाद सदर साहब सारी ताकत अपने हाथ में रखते हैं और जो एब्डो कवानीन का अयूब साहब ने इतलाक़ किया यानी कि इलेक्टिव बॉडीज़ डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर, उसके तहत तमाम सिविलियन रहनुमाओं को, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे, शेख मुजीब साहब का नाम भी उसमें शामिल था, उनको इलेक्शन से ही नाअहल कर दिया गया कि आप लड़ ही नहीं सकते। तो आपने डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया एक ऐसी कौम को जो कि पहले ही आपसे नाराज़ है और शिकायत के अंबार लेकर बैठी हुई है। दूसरी हैरानकुन बात यह है कि फ़ातिमा जना साहिबा जो कि बहन थीं कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की, तो वो जब अयूब खान साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रही थी तो उनके ख़िलाफ़ भारतीय एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा और उनको डिमीन किया गया, बड़े बड़े ज़ाती हमले उनके ऊपर किए गए। तो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान में उनके लिए सपोर्ट ज़्यादा थी और वहाँ पर लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे अयूब की डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट। लेकिन जब देखा यह गया कि वहाँ पर इंतखाबात में खुलेआम धांधली हुई है और अयूब साहब इलेक्शन जीत गए, भुट्टो साहब भी उनके साथ मौजूद थे, तो आखिरी वो उम्मीद थी जो कि एक बंगालियों की दम तोड़ गई और उन्हें आइडिया हो गया कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलने वाली। प्रेसिडेंट ने सारी पावर्स अपने पास रख लीं और इतना एम्पावर कर दिया इस सदारती निज़ाम को, जिसका आजकल भी बहुत से लोग जिक्र करते हैं कि हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए। ये दिया आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम ने कि एक पूरा यूनिट आपसे अलहदा होने के दर पे हो गया। फिर आपने 1965 का पंगा ले लिया और बहुत से लोग यही कहते हैं कि वो जंग पाकिस्तान ने शुरू नहीं की थी। तो आप जिब्राल्टर के बारे में पढ़ लीजिए, किसी और दिन इस पर तफसील से बात होगी। लेकिन वो जंग शुरू होने के बाद ईस्ट पाकिस्तान को हमने बता दिया कि आपकी तो वैसे ही कोई औकात नहीं है। उसकी वजह क्या है कि 65 में ईस्टर्न बॉर्डर खाली पड़ा हुआ था, वहाँ पर हमने आर्मी ही डिप्लॉय नहीं की और उनको ये बता दिया कि अगर वहाँ पे इंडियन फ़ौज आती भी है तो हमें कोई मसला नहीं है, वेस्ट को बचाओ। और 80% पाकिस्तान की फ़ौज वेस्ट पाकिस्तान में स्टेशन थी, यानी कि 49% पाकिस्तान में 80% फ़ौज, 51% पाकिस्तान में सिर्फ 20% फ़ौज, जिससे आइडिया हो गया बंगालीज़ को भी कि हम सगे नहीं हैं इनके, ना ये हमारा सोचते हैं। इस दौरान सबसे बड़े जो ग्रीवेंसेस थे, जो मसाइल थे ईस्ट पाकिस्तान को हमसे, वो ये थे कि हमारा कैपिटल जो है वो यहाँ से निकल के वेस्ट पाकिस्तान में इन्वेस्ट होता है, क्योंकि शुरू से इंडस्ट्री जो थी वो वहाँ पर मौजूद थी और यहाँ पे तो कोई आज तक प्रोडक्शन हुई नहीं है सिवाय बच्चे पैदा करने के। अभी तक हम किसी भी इंडस्ट्री को थ्राइव करता हुआ नहीं देखते वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, इसीलिए 71 के बाद से हमारी इकॉनमी भी नीचे आना शुरू हो गई और सब तबाह हो गया, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई ही नहीं गई थी। तो उन्होंने ये देखा कि हमारे एक्सपेंस पे वेस्ट पाकिस्तान डेवलप हो रहा है, इस्लामाबाद की तश्कील दी जा रही है, यानी कि इस्लामाबाद को स्क्रैच से बनाया गया, क्योंकि उससे पहले वहाँ पर वो शहर मौजूद नहीं था। तो कैपिटल बनाने के लिए आपने ईस्ट पाकिस्तान से पैसा निकाल के इस्लामाबाद पे लगाया। इसी के लिए बंगालीज़ कहते थे कि हमें इस्लामाबाद की फ़ज़ा से पटसन की खुशबू आती है, यानी कि पैसे उनके, डेवलपमेंट वेस्ट पाकिस्तान में। तो खैर ये मसाइल बढ़ते गए और जब सूरत हाल इस नहज पर पहुंची कि गम व गुस्सा आसमान पर पहुंच गया, तो शेख मुजीब साहब जो कि अवामी लीग के रहनुमा थे, उन्होंने 6 नकात तश्कील दिए अपने, और ये 6 नकात यानी कि 6 पॉइंट्स उन्होंने 1966 में अयूब खान साहब के सामने रखे और डिमांड ये किया कि हमें अब ये शराइत मंजूर करवा के दी जाएँ। अब इसका ज़रा एक ब्रीफ सा इंट्रो आपको देता हूँ। इस 6 में पहला नकात में से ये था कि ट्रू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी कि पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत और जमहूरियत लेकर आएँ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को ख़त्म करें। सदारती निज़ाम ने सब तबाह कर दिया, आवाम को उनका हक़ नहीं मिल रहा, इसीलिए पार्लिमानी निज़ाम हो। नंबर 2 पे था ओनली डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स फॉर द फेडरेशन, यानी कि जो एक वफाक है उसके लिए सिर्फ दिफाई मामलात और जो खारजा अमूर हैं, जो फॉरेन रिलेशंस हैं, उनके अंडर सिर्फ वो आना चाहिए। इसके अलावा बाकी सारे मामलात सूबे के पास होने चाहिए ताकि बंगालीज़ जो हैं वो अपनी हुकूमत खुद चला सकें, कम अज़ कम हर चीज़ इस्लामाबाद से बैठकर ना हो। तीसरा मुतालिबा का ये था कि जो कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है, यानी कि जो पैसा ईस्ट पाकिस्तान से निकाल के वेस्ट पे ले जाया जा रहा है, उसको रोका जाए ताकि हमारी जो वेल्थ है वो हमारी अपनी डेवलपमेंट पे लग सके। चौथा मुतालिबा यह था कि जो टैक्स कलेक्शन का राइट है, यानी कि टैक्स इकट्ठा करने का हक़ जो है वो सूबाई इकाइयों के पास होना चाहिए, ठीक है, और उसमें से एक हिस्सा मुख्तस करें जो हमने वफाक को देना है, ताकि हम टैक्स इकट्ठा करें, वफाक को एक प्रपोर्शन जो गारंटी किया जाए वो हम उनको दें। ऐसा ना हो कि सारा टैक्स वफाक निकाल के ले जाए और बाद में हमें वापस कर रहा हो। पाँचवा मुतालिबा ये है कि 2 सेपरेट अकाउंट खुलवाए जाएँ जो कि फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स के लिए हों, एक ईस्ट का हो एक वेस्ट का हो, ताकि उसमें भी जो हमारे मुआशी मामलात हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से चलाए जा सकें और ईस्ट पाकिस्तान का एक अपना एक्सचेकर मौजूद हो, ताकि उनको आइडिया हो कि यार ये हमारी वेल्थ है, ये स्पेंडिंग है, ये GDP है, ये हमने बैरून मुल्क से कमाया है। तो उनकी जो अकाउंटेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज थी वो बेहतर बनाई जा सके।
इसके बाद में जो आखिरी मुतालबा था वो था जी सेपरेट मिलिशिया और पैरामिलिट्री फ़ोर्स, यानी कि हमारी अपनी पैरामिलिट्री फ़ोर्स हो, जिस तरह बलूचिस्तान में आप देखते हैं लेवीज़ है या और हैं, इस तरह वो अपनी फ़ोर्स मांग रहे थे उस टाइम पे। तो बात यह है कि अगर आप इन 6 मुतालबात की बात करें तो इसमें से 4 मुआशी मुतालबात हैं, यानी कि 4 पैसों के बारे में है कि हमारे पैसे कम अज़ कम हम पे खुद पे लगने दो। तो इससे आइडिया ये होता है कि जो डिस्कॉर्ड थी वो मुआशी डिस्कॉर्ड थी शुरू में, क्योंकि आप एक्सप्लॉइट कर रहे थे वहाँ से यहाँ पे। तो उसके ख़िलाफ़ 4 नुकात थे, एक जमहूरियत के हक़ में था और छठा अपने डिफेंस के हक़ में था, क्योंकि आपने 65 वॉर में पूरा फ्रंट ही खाली छोड़ दिया था। अगर देखा जाए तो ये तमाम नुकात की जो स्पिरिट है ये बिल्कुल मिलती जुलती है 18वीं तरमीम से। अब आप हिसाब लगाएं कि अरसे बाद उसी वेस्ट पाकिस्तान ने अपनी पार्लियामेंट से 18वीं तरमीम पास करवाई आज से चंद साल पहले, और सूबाई इकाइयों को एम्पावर किया, वफाक को कमज़ोर कर दिया। तो शेख मुजीब भी उस टाइम वही फरमा रहा था, वो भी तब यही कह रहा था, लेकिन उस वक्त तमाम सियासतदानों ने बशमूल भुट्टो और दीगर जो सियासतदान थे उन्होंने कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ गद्दारी और भारत से मिल के बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा करने का, ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा करने का प्लान है, इसीलिए ये 6 नुकात बिल्कुल कबूल नहीं किए जाएंगे। और अब 18वीं तरमीम पास कर ली है। तो ये 6 नुकात लेके मुजीब साहब वापस जाते हैं ढाका, और उसके फ़ौरन बाद उनके ऊपर अगरतला साजिश का इल्ज़ाम लग जाता है, यानी कि वो हिंदुस्तान के शहर अगरतला पहुँचे, ये इल्ज़ाम लगा और कहा गया कि वहाँ पर उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान की हुकूमत को गिराने की साजिश की, और उस पर उन पर गद्दारी का मुकदमा चला, और 1968 में उनको इस मुकदमे की वजह से गिरफ़्तार कर लिया गया, और उसके बाद से वो जेल में ही रहे। और फिर ईस्ट पाकिस्तान की एक मूवमेंट जो थी वो ज़ोर पकड़ गई, क्योंकि अगर आप इतने पॉपुलर लीडर को गद्दारी की बेस पे और मुल्क से अलहदगी का इल्ज़ाम लगा के अरेस्ट करते हैं तो आवाम में जो जुनूनियत होती है वो बढ़ जाती है। इस दौरान शेख मुजीब की जो पार्टी थी वो मुतालबा करती रही कि 3500 करोड़ रुपए वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के देने हैं, एक्सप्लॉयटेशन जो की है उसमें अगर बैलेंस क्रिएट करना है तो। लेकिन पाकिस्तान का एस्टिमेट बहुत छोटा था, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान का, इसीलिए उस पर भी कोई बात ना हो सकी, और जो मुआशी ग्रीवेंसेस थी वो वहाँ की वहाँ रहीं। तो इसके बाद ये होता है कि वो भुट्टो साहब जिनको बड़ा असिस्ट किया, बड़ा हेल्प किया अयूब ख़ान साहब ने, फ़ातिमा जना साहिबा के इलेक्शन के अगेंस्ट भी अयूब ख़ान साहब का साथ दिया भुट्टो साहब ने, और उनकी काबीना का हिस्सा रहे, वही अयूब ख़ान साहब के ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने पीपल्स पार्टी बना ली, और वेस्ट पाकिस्तान में भी भुट्टो साहब के लीडरशिप के अंदर अयूब के ख़िलाफ़ तहरीक चलना शुरू हो गई, और ईस्ट में तो वैसे ही चल रही थी जो कि अवामी लीग चला रही थी। दोनों तरफ से हमने ये देखा कि अयूब ख़ान साहब की मकबूलियत बहुत कम हो गई, और उनकी प्रेसिडेंसी में कोई जान बाकी नहीं रही। तो अयूब साहब बुढ़ापे में पहुंच चुके थे और उनकी प्रेसिडेंसी कमज़ोर हो चुकी थी। जलसों में नारे लग रहे थे अयूब कुत्ता के, वो भी सुने उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं अपने मनसब को अब फाइनली छोड़ दूँ मार्शल लॉ में 10 से ज़्यादा साल इंजॉय करने के बाद। तो 1969 यानी कि मार्च 1969 में उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं अपनी सदारत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और करना ये चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो नेशनल असम्बली के स्पीकर को इक़्तिदार वापस करते, ताकि वो आगे से फिर वो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाते और इलेक्शन करवाते। लेकिन हैरानकुन तौर पे उन्होंने आर्मी चीफ़ को अपना ये ओहदा जो था वो दे दिया, और याह्या ख़ान साहब को आप हिसाब लगाइए कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर एक मिलिट्री मैन दूसरे मिलिट्री मैन को कर रहा है। तो शायद उससे पहले कोई जमहूरी हुकूमत ने किसी दूसरी जमहूरी हुकूमत को इक़्तिदार नहीं सौंपा होगा, लेकिन एक फ़ौजी हुकूमत ने डिलीवर कर दिया इक़्तिदार एक और फ़ौजी हुकूमत को। इसकी वजह यह भी है कि नेशनल असम्बली का स्पीकर एक बंगाली था। जाने से पहले अयूब साहब अपना ही आइन मुअत्तल करके चले गए, क्योंकि उनको मालूम था कि उसमें सदारत की जो कुर्सी है उसमें बहुत ज़्यादा ताकतें हैं। तो अगर कोई बंगाली सदर बन गया इस आइन के तहत तो फिर तो वेस्ट पाकिस्तान की नहीं चल सकेगी। तो इसीलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही फाड़ के चले जाओ, और ये वो करके गए। तो इस वक्त तक हमने देखा कि जो 1 यूनिट स्कीम थी उसके तहत पाकिस्तान गवर्न होता रहा, लेकिन 1970 में आके याह्या ख़ान साहब ने 1 यूनिट ख़त्म किया, LFO लेकर आए अपना, और उसके बाद इंतखाबात की बात का आगाज़ होना शुरू हुआ। तो अब सूरत हाल ये थी कि भुट्टो साहब के पास इस तरफ अक्सरियत थी और उस तरफ शेख मुजीब के पास अक्सरियत थी, और भुट्टो साहब के पास तो ईस्ट पाकिस्तान में कोई उम्मीदवार भी नहीं था खड़ा करने के लिए, ना किया उन्होंने। मुजीब ने फिर वेस्ट पाकिस्तान में कुछ उम्मीदवार खड़े किए थे।
तो 1970 में ये इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन के अंदर धांधली की कोशिश भी होती है और कई जगहों पे इरेगुलरिटीज़ भी हैं। बहुत से लोगों में अवाम में तासुर ये है कि बिल्कुल शफाफ थे, नहीं बिल्कुल शफाफ नहीं थे। पाकिस्तान के पहले ऐसे इंतखाबात थे जो शायद थोड़े से अनडिस्प्यूटेड रहे हों, लेकिन धांधली की साजिश तब भी की जा रही थी जो कि कारगर साबित नहीं हुई। वो किसने की वो आपको एंड पे बताएंगे। लेकिन हुआ इस तरह से कि शेख मुजीब ने तो ईस्ट पाकिस्तान में बिल्कुल ही स्वीप कर दिया ना, कोई सीट छोड़ी ही नहीं सिवाय एक दो के। इधर भुट्टो साहब को 132 में से 81 सीटें मिली, 81 वेस्ट पाकिस्तान में। तो इससे अंदाज़ा हो गया याया को कि मुझे मुजीब से ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास जो मेजॉरिटी है वो उसमें कोई भी ऐसी दो राय नहीं है कि उसको रिफ्यूट किया जा सके। तो वो फिर ढाका गए और वहाँ जाके शेख मुजीब से उनकी मुलाकात हुई और याया ने खुलेआम ऐलान किया कि शेख मुजीब इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म शेख मुजीब बनेगा। लेकिन इस दौरान भुट्टो साहब ने भी कोई मैंडेट जो है वो उसको मानने से इनकार किया और मुलाकातें होती रहीं, लेकिन कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। और भुट्टो साहब ढाका में ही मौजूद थे और वो शाम को वहाँ से निकले और रात को वहाँ पे ऑपरेशन का आगाज़ हो गया, क्योंकि उससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान साहब को भेज दिया गया था ईस्टर्न कमांड को हेड करने के लिए। और पाकिस्तान की जो हुकूमत थी याया खान साहब की सरबराही में, वो ये प्लान कर चुकी थी कि दिखानी खब्बी है और मारनी सज्जी है, यानी कि सामने आकर आपने अगले प्राइम मिनिस्टर का ऐलान तो करवा दिया, लेकिन साथ साथ ऑपरेशन भी प्लान किया हुआ है जो कि पीछे से शुरू हो चुका है। इसके बाद उस खूनी ऑपरेशन का आगाज़ होता है, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि फिर मशरक़ी पाकिस्तान का अलहदा होना। चलें जी, वीडियो स्टॉप कर दी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी थी और वो इतनी लंबी वीडियो करना मुश्किल हो जाता है। तो बाकी भाई साहब जो बांग्लादेश की सिचुएशन बताएगी इसमें, ये तो भाई सीधी सीधी नाइंसाफ़ी थी जो हुई। और वो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ था वो हमारे आर्मी चीफ का था और हमारे उसमें मतलब पहले दिन से मोहम्मद अली जिन्ना ने भी तो जब पहले दिन से ही भाई एक लाइन खींच दी गई। बिल्कुल, सबसे बड़ी हकूक तो पहले दिन से ही दबा दिए गए। बिल्कुल दबा दीजिए। जुबान जब उनको जो आती नहीं, एक हर कल्चर है भाई, बिल्कुल, तो वो आती नहीं तो वो जबरदस्ती थोप देना। लचक रखते ना इसमें, अगर किसी को साथ लेकर चलना तो कुछ अपनी मनाओ और कुछ उसकी मानो। ऐसा तो नहीं कि भाई आप सारी अपनी मना लो तो इसको तो भाई वो मानेगा नहीं, वो कहेगा भाई हम पे तो ये चढ़ाई कर रहा है। भाई साहब इन्होंने पहले दिन से अपना नहीं समझा। उनकी भी तो अलग-अलग ज़बानें हैं। चलो वो अलग बात है। ये तो भाई एक बंगाली, उनकी जुबान तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। भाई साहब आपका मुल्क चलता ही उनके सारे रहा है। ऐसी बात, और इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना इंग्लिश है। मतलब कि आप जो बात चीज भी करते हैं इंटरनेशनल तौर पर ना, वो इंग्लिश में करें। चलो एक लैंग्वेज तो होनी चाहिए। जब आइन भाई इंडिया में 26 से 27 में बना रहे हैं। इंडिया कितना बड़ा कंट्री है, हिंदी नहीं मेजोरिटी स्पीकिंग हिंदी स्पीकिंग है। तो फिर भी स्टेट के अंदर अलग-अलग ज़बानें, तो वो उन्होंने इतना इशू नहीं है ना, उन्होंने फिक्स नहीं की, हिंदी फिक्स नहीं की हुई। उन्होंने 26 हैं इंटरनेशनल तौर पर तो एक ही ज़बान को दर्जा दिया जा सकता है ना। मेरा कहने का मतलब ये पाकिस्तान के अंदर और 4 सूबे और कई इलाकों की अलग-अलग ज़बानें हैं। चलो बंगालियों के साथ, लेकिन इतना नहीं था। असल मसला पता क्या था, जो फैक्ट्री वगैरह टेक्सटाइल उधर था, उनका पैसा इधर आकर इस्तेमाल होता रहा, और जो हकूक उनको देने चाहिए थे वो इधर से मिल नहीं रहे थे, पैसा उनका इधर लगा। भाई साहब ऊपर से 65 की जंग में उन्हें आर्मी भी नहीं दी गई। असल मसला ये है, उनका मसला नहीं बोल सकते, खाएं उनका और मरने के लिए उन्हें ऐसे ही छोड़ दे। ये कहा, ये तो अपना इंसाफ, असल नाइंसाफी तो ये वाली ना, जुबान का मसला। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, हमारे कुछ लोग जो भाई मुसलमान है ना इधर बैठे हुए पाकिस्तान में, वो कहते हैं जी पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से बना है और इसको ये ता क़यामत रहना है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो मैं भाई सीधा जो यकूब भी यही बोलता है ना, जब तो मैं उनको उसको बोलता था भाई साहब बांग्लादेश जो है ना पहले टूट चुका है और जो दूसरे हैं वो उस कगार पे पहुंच चुके। भाई साहब नाम सिर्फ दीन का देने से ऐसी बात तो नहीं कि आप मजबूत हो जाओगे। सही बात है, इसके लिए कुर्बानियां अगर ऐसी बात है तो सबसे ज्यादा बजट आर्मी को क्यों देते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से बना है तो भाई हट जाओ, खुला छोड़ दो।
हमें आर्मी की कोई जरूरत ही ना जरूरत पड़े। नहीं पड़े। अगर किसी ये ने आपको मिटाने नहीं ये तो भाई सही बात है। वो ना इस्लामिक टच ये दे के जो ना हाँ। ये बंदों को ना चुतिया काटते हैं भाई, ऐसी बात है। बहुत गलत बात है भाई। और जहाँ पर ना इंसाफी आज देख रहे हैं वो भाई टके टके वाले बोलते थे भाई बांग्लादेशी उनका जीना ही भाई इन्होंने आराम कर रखा था। एक तो ताने उनको, देने उनको करने। उनका पैसा इधर इस्लामाबाद में इस्तेमाल हो रहा है, हाँ। उनको हकूक नहीं दिए जा रहे, उनको दबाए जा रहे हैं, वो जीते हुए उनको वो कुर्सी नहीं दी जा रही। हाँ, सही बात। ये देखो डिफेंस के मामले में उसको ऊपर से अपनी आर्मी रखने की दिखा इजाजत और नहीं मार है। और रहे हैं। तो वो जो पैसा बेचारे कमाते थे ज्यादातर देख रहे हैं कि वो वहाँ पे जो कपड़े की कारोबार थे टेक्सटाइल मिल वहाँ पर थी, वहाँ से एक्सपोर्ट ज्यादा होता था। ऐसी बात। क्योंकि समंदर ज्यादा वहां लगता था और वो कारोबार जो वहाँ 6 था। नुकात थे, आज वही नुकात अप्लाई हो रहे हैं ना 2018 से लेकर अब तक। हो रहे हैं। अगर उस दिन से कर दिए जाते तो ये नौबत ही ना आती। अरे। ऊपर से कुर्सी का लालच देख लो, अयूब खान और भुट्टो सर का कमाल ही कर दिया कुर्सी के भाई लिए। जो 10 साल उसने हमारे बिगाड़ किस तरह तो के किया काम ही कर किया। दिया पाकिस्तान के 10 अंदर। साल उसने अभी बिगाड़ पाकिस्तानी तो किया। सुनो ना, भुट्टो बड़ा लीडर था, बहुत बड़ा। पावरफुल लीडर था, और लेकिन उसकी स्पीच पर मर मिटते हैं, इतने अंधे हैं ये वाले लोग। ये वो speech इतनी पे। लैंग्वेज बोलता था, इंग्लिश बोलता फेमस था, था, ये ये ऐसी बात नहीं, वो वो फेमस करता था, पावरफुल था, लेकिन जो भाई गलत जो बंदा करता है ना, कंट्री को ले डूबा भाई। एक आधा कंट्री जो भाई हमसे टूट गया, ये भुट्टो के फेलियर ही है। और अयूब खान का एक और, जब आप जा रहे हैं फेलियर नहीं है भाई वो नहीं। आर्मी भी तो फेल, साथ में दोनों दोनों का साथ भुट्टो आर्मी अकेला कुछ भी नहीं कर सकता था। कहिए भाई दोनों के फेलियर जो है। भी तो बड़े क्यों- बड़े हुक्मरान या हैं, उनके फिर वहां पास- क्यों गए बांग्लादेश में? उन्होंने वहां जाकर क्यों ऐलान किया कि भाई पाकिस्तान का जो यार वो तो आने वाला न्यूट्रल वजीर था आज़म है ना। वो शेख मुजीबुर रहमान होगा। नहीं नहीं, एक बंदा जाके बोलता है कि आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, हाँ। दूसरा जो और आदमी यार देख के- वही तो और सर साथ बोल में रहे थे ऑपरेशन कि भी शुरू सच्ची कर दिखा दिया। कर खब्बी मार दी। फिर उधर जनरल जाकर बोल टिक्का दिया। खान को भेजा वहाँ हाँ, ऑपरेशन ऑपरेशन के के लिए। लिए उनको ऑपरेशन की तैयारियां पहले चल चुकी थी। जब उनको पता चल गया ना मुनीबुर रहमान जीत चुका है हाँ। मेजोरिटी के साथ, ऐलान तो होना था, वो हाँ। जीत चुका है। उधर जाकर चुरा बोल रहे हैं कि दिया। आप जीत उस चुके हैं, वक्त आप ही भी हैं। आर्मी ने अंदर से चुरा ऑपरेशन भी दिया। शुरू कर दिया। लेकिन भाई साहब ये और ऊपर से हाँ, ब्लेम लगा देते हैं इंडिया वालों ने किया ऐसा। और तो किसी भाई के खुद अंदर अपने पाँव पे हिम्मत तुम ताकत ही कुल्हाड़ी नहीं है। मारते रहे हो, अपने भाइयों का हकूक और खुद जो दबाते रहे हो न्यूट्रिशन और बैंक blame को कर बोल रहे देते हैं हो। हमारे ऊपर ये बोझ है, जो जिनका पैसा खा रहे हैं वो उनका हाँ, बोझ है। बोझ है, देखो पुलिसिया भाई। देखो यार इनकी। भाई वो साहब और भाई सलाम है ऐसे नौजवानों को जो हकीकत बता रहे हैं भैया आवाम को भी असल माजरा क्या है जिस वजह से पाकिस्तान की ये हालत है, जिस वजह से पाकिस्तान टूटा है। अंतर्राष्ट्रीय वो बहुत ना एक लतीफा याद आ गया। एक आदमी के मेरे ख्याल से 3 या 4 बेटे थे, तो एक डॉक्टर था, एक वकील, हाँ। मतलब अच्छी जॉब थी उनकी। एक एक भाई अनपढ़ चोर था। था, एक अनपढ़ था, वो चोर था। तो किसी ने उनसे पूछा ना कि तुम्हारे बेटों में से कौन सा अच्छा है, तो उसने कहा भाई ये जो लुटेरा है ना डाकू, ये अच्छा है। उन्होंने कहा भाई वो कैसे, दूसरे तो पढ़े लिखे हैं। उसने कहा भाई वो फारिग है, कोई पैसा नहीं लाते, ये जो लूट के लाता है ना इससे ही घर चलता है। हाँ। चलो इधर पढ़े लिखे होंगे उनके ही थे ना। हाँ, ये भी है। कमाल तो है यार, ठीक है भाई साहब, अगला पाकिस्तानियों। चलता तो मुल्क चलता तो उनके पैसों से ही था जो वो मेहनत भाई करते थे बाहर से जो बेचारे। फंडिंग वगैरह मिलती थी, पैसे मिलते थे, वो भी उनका हिस्सा उनको ही हिस्से ही नहीं नहीं देते थे। वो अपनी आर्मी बनाना हिस्सा चाहते जब थे। उनके मुंह उनके बच्चों के मुंह का निवाला छीन लाते थे, इसीलिए तो उन्हें उन्होंने हिस्सा बना भी कहाँ से अपना मिलेगा? हर सूबे का अलग-अलग टैक्स रेवेन्यू कलेक्टर, और जो इस पे तौफीक हो उनमें तो वो वफाक को दें। बिल्कुल ये यार उनके उनकी- 6 निकाल के ऊपर किसी ने उसमें गौर से ही नहीं किया एक भाई। मतलब उन्होंने कहा ऊपर से एक गद्दारी का जो एक बलेम लिमिट लगा रखी है। जाए कि हर सूबे ने इतना टैक्स जो है वो या जिस हिसाब से उसकी आमदनी थी उस हाँ, हिसाब से हाँ, टैक्स हाँ, दें। हाँ। वफाक को देती है। ये भी होता यार है, मिल ऊपर से बैठ भी। कर 100 मसले मसाइल का हल हो जाता है। अगर हल ही नहीं करना तो मिल बैठने का तो फायदा आज नहीं। की निस्बत देखो वो अच्छे ही रह गए भाई। वो आज भी आज जो पढ़े के- लिखे हैं। हाँ, भाई आज की इंडिया तरक्की- उधर तरक्की इंडिया उधर यात्रा है। इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया उधर से रॉ मटेरियल इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदते, टेक्सटाइल मिलियन की ताई चले, हमारी दुकान पड़ी है। पड़ी है हमसे बिल्कुल। ज्यादा चल रही है। और मेरे ख्याल से आज के अखबार में था कि बिजली जो है वो फिर महंगी करने लगे हैं। चलो जी, तेल सस्ता किया, बिजली महंगी, एक चीज सस्ती करते दूसरी महंगी कर देते, चूरन तो ऐसे देते हैं।
तो ठीक है भाई साहब, अगला पार्ट बोलेंगे तो उस पे भी हो जाएगा रिएक्ट। लेकिन भाई साहब जहाँ पर ना इंसाफी और जुल्म होता है वहाँ पर उजाड़ ही होता है। ये जो हालत पाकिस्तान की है ना, इसके पीछे भाई यही हाथ है भाई उनका। और ये जो इस्लाम करते हैं ना, अगर इस्लाम को फॉलो करते हो तो भाई इंसाफ करते, हाँ, किसी का हक नहीं खाते। इस्लाम वाले ना इस्लाम का सिर्फ टच देते हैं, टच देते हैं, हक ना खाते उनको। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।